नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डीप डाइव करने वाले हैं जिसके बारे में आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आर्टिकल 370 के हटने की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। देखिए, बाहर से ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला लगता है, लेकिन असल में इसके पीछे की प्लानिंग और जो लीगल रणनीतियां अपनाई गई वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस ऐतिहासिक और संवैधानिक मास्टर प्लान की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, अगस्त 2019 का वो पहला हफ्ता। कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि 2 अगस्त को अचानक एक एडवाइजरी आती है। अमरनाथ यात्रा बीच में ही रोक दी जाती है और सभी टूरिस्ट को तुरंत घाटी छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। फिर 4 अगस्त आते आते वहां के जो बड़े रीजनल लीडर्स थे उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर 4 अगस्त की ही आधी रात को प्रधानमंत्री एक सीक्रेट गाड़ी में प्रेसिडेंट हाउस पहुंचते हैं। अगली सुबह 5 अगस्त को संसद में एक फाइनल रेजोल्यूशन पेश होता है जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन ये सब इतना अचानक और इतनी सीक्रेसी के साथ क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या था जिसने इतने एक्सट्रीम कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? अब जरा पर्दे के पीछे की तैयारियों के इन नंबर्स पर गौर कीजिए। आम फोन नेटवर्क्स पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए बड़े अधिकारियों को 1000 से ज्यादा सैटेलाइट फोन्स इशू किए गए। हवा में 20 C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को रेडी रखा गया और रातों रात 45,000 पैरामिलिट्री जवानों को डिप्लॉय कर दिया गया। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये सिर्फ कोई कागजी फैसला नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़े स्केल का टैक्टिकल ऑपरेशन था। खैर, इस क्लाइमैक्स को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर इसकी जड़ों को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं 1947 में, यानी हमारे पहले सेक्शन की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यहीं से इस पूरी पहेली की शुरुआत होती है। 565। जी हाँ, माउंटबैटन प्लान के तहत जब भारत को आज़ादी मिली तो उस वक्त ब्रिटिश इंडिया के अलावा पूरे 565 प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें थीं। अब इन सभी रियासतों के पास ऑप्शंस थे। या तो वो अपनी मर्जी से भारत के साथ आएं, पाकिस्तान के साथ जाएं, या फिर अगर चाहें तो पूरी तरह स्वतंत्र रहें। आप खुद सोचिए, 565 अलग अलग टुकड़ों में बटे एक विशाल भूभाग को एक साथ पिरोना ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन 1947 में 3 जगह मामला आकर बहुत बुरी तरह अटक गया। जूनागढ़ को देखिए, वहां राजा मुस्लिम थे और मेजॉरिटी जनता हिंदू थी। वहां एक जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट हुआ और भारी बहुमत से वो भारत से जुड़ गए। फिर था हैदराबाद, वहां भी राजा मुस्लिम और जनता हिंदू थी, जिसे एक मिलिट्री एक्शन, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, उसके जरिए सुलझा लिया गया। लेकिन जम्मू और कश्मीर की स्थिति बिल्कुल ही अलग थी। वहां के राजा हिंदू थे और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। यही वो एकदम यूनिक सिचुएशन थी जिसने इसे एक ऐसा उलझा हुआ डेडलॉक बना दिया जिसे सुलझाने में हमें दशकों लग गए। आगे की कहानी समझने के लिए यहाँ पर एक लीगल डॉक्यूमेंट को समझना बहुत क्रूशियल है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये वो कानूनी दस्तावेज था जिसके जरिए कोई भी रियासत भारत में विलय करती थी। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी शर्त ये थी कि इसके तहत केंद्र सरकार का कंट्रोल सिर्फ 3 चीजों तक सीमित था: डिफेंस यानी रक्षा, फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले, और कम्युनिकेशंस यानी संचार। बस इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जितने भी आंतरिक मामले थे उन पर वहां के लोकल राजा का ही पूरा कंट्रोल रहता था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे हिस्से की, बर्थ ऑफ आर्टिकल 370। कैसे एक टेम्पररी पुल एक परमानेंट दीवार बन गया। अक्टूबर 1947 के वो दिन वाकई बहुत ही टेंशन वाले थे। शुरुआत में जम्मू कश्मीर ने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की जरूरी फूड सप्लाई लाइन रोक दी। फिर मिड अक्टूबर में पश्तून ट्राइबल लड़ाकों ने अचानक कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा हरी सिंह चारों तरफ से घिर चुके थे। अपनी रियासत को बचाने की इसी जद्दोजहद में फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए और तुरंत एक्शन लेते हुए अगले ही दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना की सिख बटालियन को वहां एयर ड्रॉप किया गया। हालात शांत होने पर एक लीगल सेटलमेंट हुआ और यही था आर्टिकल 370 का कॉम्प्रोमाइज। इसे ध्यान से समझिएगा। एक तरफ भारतीय संसद की ताकत सिर्फ उन 3 विषयों यानी रक्षा, विदेशी मामलों और संचार तक ही लिमिटेड कर दी गई, और दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर को इतनी बड़ी ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता मिली कि भारत का कोई भी दूसरा कानून वहां तब तक लागू नहीं हो सकता था जब तक वहां की खुद की राज्य सरकार उसे स्पष्ट रूप से मंजूरी ना दे दे। गोपाल स्वामी अयंगर ने इसे एक टेम्पररी ब्रिज की तरह ड्राफ्ट किया था
लेकिन इसने राज्य को एक बहुत ही अलग लेवल की आज़ादी दे दी। और फिर इसी ऑटोनॉमी को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया आर्टिकल 35A ने। इसे 1954 के एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए सीधे आर्टिकल 370 के अंडर ही जोड़ दिया गया। असल में ये 1927 के एक पुराने कानून पर बेस था। इसने साफ साफ डिफाइन कर दिया कि वहाँ के स्थायी निवासी कौन होंगे। इसके लागू होते ही वहाँ ज़मीन खरीदने और सरकारी नौकरियों के अधिकार सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों तक ही सीमित हो गए। यहाँ तक कि राज्य को अपना एक अलग झंडा और अपना अलग संविधान रखने तक की अनुमति मिल गई। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक, यानी वो चाबी जो हमेशा के लिए खो गई थी। क्या आपको पता है कि आर्टिकल 370 में ही इसे हटाने का लीगल तरीका भी लिखा हुआ था? इसके 3 स्टेप्स थे। पहला, राज्य सरकार अपनी शुरुआती मंजूरी देगी। दूसरा, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी वो सभा जो उस वक्त उनका संविधान बना रही थी, वो अपनी फाइनल मंजूरी देगी। और फिर तीसरा स्टेप, भारत के राष्ट्रपति फाइनल ऑर्डर इशू कर देंगे। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन ये जो बीच वाला दूसरा स्टेप था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मंजूरी, यही सबसे बड़ी और पार न की जा सकने वाली दीवार बन गई। वो दीवार इसलिए बनी क्योंकि राज्य का संविधान पूरा लिखने के बाद जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने खुद को हमेशा के लिए भंग कर लिया, यानी वो डिसॉल्व हो गई। अब आप खुद सोचिए, आर्टिकल 370 को हटाने की पावर सिर्फ उसी असेंबली के पास थी, और अब वो असेंबली ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। कोई लीगल बॉडी बची ही नहीं जो वो फाइनल अप्रूवल दे सके। इसे ऐसे समझिए कि एक ताला तो था, लेकिन उसे खोलने वाली इकलौती चाबी समंदर में फेंक दी गई थी। लॉक हमेशा के लिए जाम हो चुका था। तो इस नामुमकिन से ताले को खोला कैसे गया? यही है हमारा अगला चैप्टर, द पॉलिटिकल मास्टर प्लान। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बाईपास जिसने सबको हैरान कर दिया। 2014 से 2018 का वक्त बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा था, जहां हर एक चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही थी। नवंबर 2014 के चुनावों में बीजेपी अप्रत्याशित रूप से 25 सीटें जीत जाती है। फिर मार्च 2015 में वो बिल्कुल अलग विचारधारा वाली पीडीपी के साथ मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेती है। कुछ साल सब ठीक चलता है, लेकिन फिर जून 2018 में बीजेपी अचानक अपना समर्थन वापस ले लेती है। सरकार तुरंत गिर जाती है और वहां गवर्नर रूल लग जाता है। इसके कुछ ही महीनों बाद अगस्त 2018 में सत्यपाल मलिक को वहां का नया गवर्नर बनाकर भेजा जाता है। ये सब महज इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत बड़े लीगल बदलाव का ग्राउंड वर्क था। इसी बीच एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प वाकया होता है। 21 नवंबर 2018 को वहां की प्रतिद्वंद्वी पार्टियां अपने सारे मतभेद भुलाकर एक साथ आती हैं। वो गवर्नर को अपना गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करने की कोशिश करती हैं। लेकिन उसी वक्त बहुत ही रहस्यमयी तरीके से गवर्नर की फैक्स मशीन खराब हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका दावा रिसीव ही नहीं हो पाता। और इसी खराब फैक्स मशीन की वजह से काफी समय निकल जाता है और 6 महीने पूरे होने पर वहां आधिकारिक रूप से प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और राष्ट्रपति शासन लगते ही मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका था हमारे फाइनल एक्ट के लिए, द फाइनल एब्रोगेशन, वो लीगल लूप होल जिसने इतिहास बदल दिया। अब ध्यान दीजिएगा, 370 को हटाने के लिए मूल रूप से 2 चीजों की मंजूरी चाहिए थी, राज्य सरकार और राज्य की विधानसभा। लेकिन दिसंबर 2018 में प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद एक जबरदस्त पावर शिफ्ट हुआ। राज्य सरकार की पूरी पावर ट्रांसफर हो गई गवर्नर के पास, जो कि सीधा केंद्र को रिपोर्ट करते थे, और विधानसभा की सारी लेजिस्लेटिव पावर आ गई भारतीय संसद के हाथ में। मतलब जो अप्रूवल पहले राज्य से चाहिए था, वो सारी पावर अब सीधे तौर पर केंद्र के पास एक ही जगह आ चुकी थी। और इसी पावर का इस्तेमाल हुआ 5 अगस्त 2019 को। सबसे पहले एक नया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया, जिसने 1954 वाले पुराने ऑर्डर को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद हुआ सबसे बड़ा लीगल मैजिक। आर्टिकल 367 का इस्तेमाल करके संविधान के एक शब्द की परिभाषा ही बदल दी गई। याद है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो गायब हो गई थी? उसे कानूनी रूप से बदलकर लेजिस्लेटिव असेंबली मान लिया गया। और क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के चलते लेजिस्लेटिव पावर तो पहले से ही भारतीय संसद के पास थी, इसलिए संसद ने खुद ही अपनी तरफ से इसे हटाने का अप्रूवल दे दिया। बस एक शब्द के बदलने से 60 साल पुराना वो जैम हो चुका ताला आखिरकार खुल गया। तो इस पूरे मास्टर प्लान को समझने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, कैसे संविधान के सिर्फ एक शब्द, एक फ्रेज की पुनर्व्याख्या ने दशकों के जमे हुए भू राजनीतिक इतिहास को पूरी तरह से पलट कर रख दिया।
ये साफ दिखाता है कि हमारे संविधान और उसके शब्दों में कितनी अपार ताकत छुपी होती है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से आपको इन ऐतिहासिक घटनाओं और इसके पीछे की कानूनी विसात की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। ये कहानी अपने आप में दिखाती है कि कानून कैसे काम करता है। आज के लिए बस इतना ही।